सब कुछ पा लेने की आरज़ू नहीं है मुझ में, सब कुछ पा लेने की आरज़ू नहीं है मुझ में, लेकिन जो ठाना है उसे मुकम्मल करने की ज़िद है मुझ में, लेकिन जो ठाना है उसे मुकम्मल करने की ज़िद है मुझ में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम साइकोलॉजी के PYQs कर रहे हैं, पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के जितने भी क्वेश्चन पिछली भर्तियों में आए हुए हैं, अलग अलग भर्तियों में, वो क्वेश्चन आज हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। इसके ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती हैं, ज्ञान का पृथक्करण करती हैं, और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या काम करती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, ये सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा, निम्नलिखित में किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, थर्ड ग्रेड 2012 में और थर्ड ग्रेड 2009 में। ठीक है, तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसका आंसर डी होगा कि अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले स्थायी परिवर्तन। ठीक है, जो दोनों से जो स्थायी परिवर्तन होंगे ना, वो है कि सवाल है कि भाई निम्नलिखित में किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा। तो सीखने की श्रेणी में अभ्यास एवं अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 तो जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा है, और एक नहीं है। जो नहीं है वो बतानी है। भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन प्रवृत्ति। तो जो उपलब्धि की आवश्यकता है वो जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, ये अर्जित है। बाकी भूख, प्यास, यौन प्रवृत्ति, ये जो तीनों ही है, ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखो, ये पहले वाला PTI थर्ड ग्रेड में आया हुआ है 2012 में, और ये अगला सवाल भी PTI सेकंड ग्रेड 2012 में आया है कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। तो यह है कि प्रणोद आवश्यकता प्रोत्साहन, या प्रोत्साहन आवश्यकता प्रणोद, या आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन, या आवश्यकता प्रोत्साहन प्रणोद। तो इसका सही आंसर सी होगा कि सबसे पहले आवश्यकता होती है, उसके बाद प्रणोद होता है, और उसके बाद प्रोत्साहन। ठीक है, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। अगला सवाल जो कि BTET 2011 में और थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, देखो ये सवाल पहले भी एक बार और आ चुका है। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती हैं, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, ये गत सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो इसका आंसर ए होगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। किस किस एग्जाम में आए हैं, BTET 2011 में और थर्ड ग्रेड 2012 में। ठीक है, और ये सवाल देखो CTET 2011 में भी आया कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती। शिक्षार्थियों की जगह इसमें कुछ और लिखा है आपने, बच्चों लिख दिया। ठीक है, और सवाल वही है। अगला सवाल है कि अभिप्रेरणा के किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। क्या लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवश्यकता, वातावरण, जन्मजात, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं।
प्रेरक है वो प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो ये परिभाषा किसने दी? ये गेट्स व अन्य ने ये परिभाषा दी है। देखिए दोस्तों, जो भी अगर वो कोई सवाल आता है ना, तो आप उसको पढ़ना सीखिए। सवाल के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ होता है। कैसे कि सवाल हमें पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा है कि प्रेरक प्राणी में, कोई सीधा ही पढ़ लेता है प्रेरक प्राणी में, नहीं। प्रेरक एक अलग चीज़। जो प्रेरक है वो प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। प्रेरक क्या है? प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है, तो प्रेरक की ये परिभाषा किसने दी? तो ये गेट्स व अन्य ने दी। ठीक है, अगला सवाल है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। क्या है? 1 और 3, 1 2 3, केवल 2, 1 2 3 4 सभी। तो इसका आंसर डी होगा, सभी। प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ऑप्शन डी। यानी कि चारों ही है, ये चारों बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित है, बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं चारों ही। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा कि ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? कौन सी विशेषता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो वह हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, भले ही आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, आप अंदर से खुद से मोटिवेट हो भले ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। बाकी उन्हें कार्य करने में आनंद आता, बिल्कुल, जो खुद से मोटिवेट होते हैं अपने अंदर से ही, उन्हें दूसरों से किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे। तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, बिल्कुल आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है, वो चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल। तो ये असही नहीं होगा कि वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, इनमें से सभी। तो जन्मजात, मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा ही जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जन्मजात। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। तो इनमें से जो निद्रा है, नींद जन्मजात अभिप्रेरक है। नींद लेने के लिए किसी से कुछ मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत, नींद तो अपने आप आ जाती, बहुत आती है ना। तो निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? तो निद्रा जन्मजात है। बाकी खेलना, क्रोध, प्रशंसा, ये जन्मजात नहीं। क्रोध भी बाद में, जन्म लेने के बाद में सीखता है इंसान, क्रोध करना, खेलना, प्रशंसा, ये सब बाद में सीखता है, ये जन्मजात नहीं है, अर्जित है ना। क्रोध भी वो अर्जित करता है, खेलना वो अर्जित करता है, प्रशंसा अर्जित करता है, लेकिन निद्रा है वो जन्मजात है। अगला सवाल है निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। दैहिक को हम जैविक भी बोल सकते हैं, तो दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। दैहिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक। अगला सवाल है प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? ठीक है, तो मैस्लो ने प्रेरकों को 2 भागों में बांटा, जन्मजात एवं अर्जित। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, जन्मजात एवं अर्जित। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? किस बात को ध्यान में रखना है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, तो
तो इस बात को ध्यान में रखें। तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर सी होगा कि इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। ठीक है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये कार्य एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। आप इनाम देकर बच्चों को कब तक पढ़ाओगे, है ना? तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए। बाकी कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना बिल्कुल, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त करना बिल्कुल, प्रदान करना बिल्कुल, और बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है जो एक अंतर्नोद का काम करती है। किसका अंतर्नोद? उसको हम चालक भी कह सकते हैं, प्रणोद भी कह सकते हैं। अंतर इनमें से कोई भी आ सकता है आपके ऑप्शन में। अंतर्नोद, चालक, प्रणोद तीनों एक ही चीज़ है ना? तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है जो एक चालक का काम करती है, प्रणोद का काम करती है, अंतर्नोद का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद, आवश्यकता। तो जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति जो है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, वो तो मूल प्रवृत्ति है। आप मूल प्रवृत्तियाँ तो जन्मजात होती है, तो उनके लिए किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रेरणा, आवश्यकता, अंतर्नोद, इनके लिए अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा के अगला सवाल क्या? अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। ये सेकेंड ग्रेड 2010 में आया हुआ सवाल है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। तो प्यास क्या है? प्यास अंतर्नोद का काम करती है। प्यास अंतर्नोद है। एक सवाल एक और आया है, देखो, भूख। अभिप्रेरणा के संदर्भ भूख भी अंतर्नोद। ये भी सेकंड ग्रेड गणित 2011 में आया, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में भी आया, है ना? और फिर यही सवाल आया आपके सेकंड ग्रेड 2010 में कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। वहाँ भूख का पूछा और यहाँ प्यास का। तो भूख, प्यास क्या? अंतर्नोद है। अंतर्नोद, चालक, प्रणोद, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, अब अगला सवाल है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। तो अभिप्रेरणा, अधिगम तक पहुंचने का जो राजमार्ग होता है उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो ये एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया, ये क्या है? ये अभिप्रेरणा है। क्या है? अधिगम है? नहीं। सृजन है? नहीं। संतुलन है? नहीं। अभिप्रेरणा। किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा। और ये परिभाषा अभिप्रेरणा की ये परिभाषा किसने दी? वुड ने दी है। देखिए, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगर आप जैसे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपको एक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो आंतरिक भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। ठीक है, मोटिवेशन की ज़रूरत कार्य को आरंभ कर दिया आपने, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आरंभ कर दी, शुरू कर दी, फिर जारी रखनी, 2-4 दिन पढ़ा, हफ्ता भर पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, फिर आप वापस ढीले पड़ गए, तो उसके लिए फिर से आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जारी रखने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और उसको नियंत्रित रखने के लिए भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, और ये परिभाषा गुड ने दी है। ठीक है, और अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। तो इसमें आंसर होगा ए, यानी पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को, लेकिन हमेशा नहीं। अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए, यानी कम से कम आप पुरस्कार देके आप बच्चों को प्रलोभन देकर आप कब कितने दिन पढ़ाओगे, है ना? कि बेटा 2 घंटे पढ़ ले, मैं तेरे को टॉफ़ी दूंगा, बेटा इतनी देर ये पढ़ ले, मैं तेरे को ये दूंगा, नहीं, कम से कम। ठीक है, तो बाकी मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति बिल्कुल, और प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ये आरटेट फर्स्ट लेवल 2012 में आया हुआ सवाल है कि कौन सा उदाहरण है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। क्या लगता है आपको? है? बिल्कुल है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। अगला है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। बिल्कुल,
उसको कहीं ना कहीं से उसको मोटिवेशन मिला, वो मोटिवेट हुआ, तभी तो उसने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। अगला है जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी, क्या श्वास क्या आपकी मोटिवेट होकर आप श्वास लोगे? सांस लेने की जो प्रक्रिया है, क्या आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो क्या आप सांस लेना बंद कर दोगे? वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ना, वो तो चलती रहेगी, चाहे आप मोटिवेट हो चाहे मत हो, सांसें तो चलती रहती है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की। बिल्कुल। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है A, B और D, ये अभिप्रेरित होने पे ही कोई व्यक्ति करता है, बाकी C आंसर जो इसमें गलत है। ठीक है। अगला सवाल है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं, प्राथमिक, द्वितीय, नवीन, कृत्रिम। तो नवीन जो है ये गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं, इनमें से प्राथमिक है, द्वितीय और कृत्रिम है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। सुरक्षा है वो जन्मजात नहीं है, सुरक्षा जन्मजात नहीं। भूख, प्यास, निद्रा ये तो जन्मजात है। बच्चा जन्मते ही जब पैदा होता है बच्चा, नींद उसको आती है, उसको किसी से अभिप्रेरित होने की ज़रूरत नहीं है। भूख उसको लगती है, प्यास उसको लगती है, लेकिन जो सुरक्षा है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है ना। अगर बच्चे के पास शेर भी आ जाए ना तो वो नहीं डरता, बिल्ली आ जाती है तो वो नहीं, अपन बच्चों को बोलते हैं बेटा बिल्ली आ गई तो वो डरना सीखता है, तो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है कि मुझे कोई सुरक्षित करे, है ना। बाकी आप बोलो ही मत, उसके सामने बिल्ली ला के खड़ी कर दो, वो नहीं डरेगा। लेकिन हम खुद ही बच्चे को डराते, बेटा सो जा बिल्ली आ जाएगी, तो बच्चा बिल्ली से डरना शुरू कर देता है, और सुरक्षा का अपन उसको पास में बैठते हैं तो उसको अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है ना। अगला सवाल है कि प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। ये जो आदत है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है, बाकी चालक, प्रेरक और उद्दीपन ये प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है। ये भी 2012 BTET लेवल 1 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से अभिप्रेरित है ना, तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। किस रूप से? आंतरिक रूप से। कैसे? क्या क्वेश्चन है, सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से एक अध्यापक को किस कथन से सहमत होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, और बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये जो बी जो कथन है इससे अध्यापक को सहमत नहीं होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। एक अध्यापक को किस कथन से सहमत होना चाहिए, ये कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। ये सवाल आया हुआ है आरटेट सेकंड लेवल 2012 में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जन्मजात है। प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति। तो अभियोग्यता जो है वो जन्मजात है, बाकी प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति ये जन्मजात नहीं, ये अर्जित है। ठीक है। अगला सवाल है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली जगह के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो इसका आंसर ए होगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर डी होगा, स्वीकृति प्रेरक। कौन सा? स्वीकृति प्रेरक। अगला सवाल है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक शीघ्र सीखता है। इसका आंसर क्या होगा? शीघ्र सीखता है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है, ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2016 में आए हुए सवाल है।
ठीक है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन भी है, प्रबल प्रेरणा भी है और आवश्यकताएं भी है। ठीक है। अगला सवाल, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो इसका आंसर डी होगा। ये सवाल पहले भी आया था। ये गुड ने ये परिभाषा दी थी कि किसी कार्य को जारी करने, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और उसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अभिप्रेरणा। ये गुड ने ये परिभाषा दी थी और ये सवाल स्कूल लेक्चरर एग्जाम में फिर से आ गया, थोड़ा घुमा फिरा कर। क्या आया कि एक आंतरिक मानसिक दशा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला सवाल है कि एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा। वो अंदर से मोटिवेट नहीं है, वो बाहर से मोटिवेट है, बाह्य प्रेरणा काम करे, क्योंकि उसके पापा ने बोला है कि तू बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाएगा तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी। तो वो पापा के उस मोटरसाइकिल दिलाने वाला जो काम है उससे मोटिवेट है, बाह्य प्रेरित है। तो यहाँ बाह्य प्रेरणा, आंसर होगा बी। ठीक है। तो आज हमने अभिप्रेरणा के ये जो क्वेश्चन पिछली भर्तियों में आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यही भर्तियां हैं अभी तो सामने, तो आप जो भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होता है, थोड़ा घुमा फिरा कर थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो आप वीडियो को देखिए अंत तक और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।